वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे और इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त का क्या कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो नमस्कार मेरे लाडले प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर हाजिर हूं आपके लिए रेलवे के सभी पीवाई की क्वेश्चंस की क्लास। और रेलवे में प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे साथ में प्रैक्टिस सेट 16। प्रैक्टिस सेट 15 में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में, और इनका प्लेलिस्ट भी हम लोग बना दिया है, अब वहां जाकर एक बार जरूर इन्हें देख ले। सारे सेशन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहां से प्रश्न आना 100% तय होगा। सारे एग्जाम शेड्यूल आप लोगों के फिक्स हो चुके हैं, तो आप सभी को बहुत अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई करना है, क्योंकि यही वो दौर है जब सफलता और असफलताओं के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। दोस्तों, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, अपना ज्यादातर समय पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि इसी अंतिम दौर में अगर हम लोग हार गए या थक कर बैठ गए तो फिर सफलता का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल नजर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। कल का एक होमवर्क प्रश्न जो मैंने आप लोगों को दिया था, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या इसका सही जवाब होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाएगी। फिजिक्स का एक काफी अच्छा क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी और जो पावर है उसके टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल भी रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को मुझे बताना है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाएगी। देखिए, जब आप पहली लाइन पढ़ोगे तो धनुष से तीर खींचते समय जो यहां पर ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का नाम होता है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, या फिर इसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है mgh। और जैसे ही हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा जो होती है, जब इसको छोड़ते समय हमने इसको छोड़ा तो जो तीर चलता है वहां पर आ जाती है गतिज ऊर्जा। तो इसका जो रूपांतरण हो जाता है वो किसमें हो जाता है? गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में। और आप सभी भली बात जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, जहां मास m यहां मास होगा और v यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यहां से चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए, तो हम लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन को देख लिया। अब प्रैक्टिस सेट 16 जिसमें सारे के सारे पीवाई की क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और धमाकेदार इस सेशन को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सेशन को शुरू होने के पहले लाइक बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 23/7/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? देखिए, अगर जितनी भी राष्ट्रीय चीजें हैं, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, है ना, तो आपको यहां पर बताना है इनका वैज्ञानिक नाम, क्योंकि आप नॉर्मल वे में इनका नाम पढ़ोगे एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, परंतु आप सभी को इनका साइंटिफिकली नेम या फिर इनका जो बायोलॉजिकल नेम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वो आपको लर्न करना है। तो आपको यहां पर मोर के बारे में पता है और ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इस मोर का नाम आपको बताना है। तो यहां पर देके रखा है नेलंबो न्यूसीफेरा गर्टन, पहला ऑप्शन नेलंबो न्यूसीफेरा गर्टन, यहां पर प्रोसोपिस सेनेरिया, यहां पर देके रखा है स्ट्रिगिफॉर्मेस, और एक दिया है पावोकिस्ट्रिसेस। देखिए, मैं आपसे जितने भी हमारे नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, है ना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये सभी के नेम आपको क्या पता होना चाहिए? बायोलॉजी में पता होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है पावोकिस्ट्रेटस। पावोकिस्ट्रेटस, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना है। अब यहां से आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, तो होमवर्क प्रश्न लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में अभी जाना है और फटाफट मुझे जवाब देना है। तो आपको बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु होता है बाघ, इस बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। अगला हम लोग देखेंगे जो राष्ट्रीय जलीय पशु होता है, राष्ट्रीय जलीय पशु होगा, एक्वेटिक एनिमल होगा, है ना, इसका नाम यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डॉल्फिन। इस डॉल्फिन का नेम आपको बताना है मुझे, बायोलॉजिकल नेम क्या होगा ये भी आपको बताना है। राष्ट्रीय वृक्ष अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय वृक्ष जो होगा बरगद, इस बरगद का नेम आपको मुझे बताना है। राष्ट्रीय फल अगर हम लोग देखें आम, इस आम का बायोलॉजिकल नेम आपको मुझे बताना है। ये सारे नेम आपको मुझे बताना है। राष्ट्रीय फूल अगर हम देखें कमल,
तो कमल का नेम आपको मुझे बताना है, और कमल का नेम आपके ऑप्शन में भी यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है नेलम्बो न्यूसीफेरा, नेलम्बो न्यूसीफेरा गर्डन, ये कमल का ही वैज्ञानिक नाम होगा, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है, उसका नाम हो जाएगा कमल, और बायोलॉजिकली या बोटनिकल नेम इसका हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गर्डन। तो दोस्तों यहां पर आपको मोर का वैज्ञानिक नाम याद रखना है, पाओक्स्टेरस। पाओक्स्टेरस मोर का नेशनल साइंटिफिक नेम हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से इसका जवाब मुझे देना है। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डर भोजन कहा जाता है? ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सारे पीवाई की क्वेश्चन है। और पीवाई की क्वेश्चन लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके बिना आप लोगों का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या पैटर्न से क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे और इस बार क्या बदलाव होने वाला है, उन्हीं की चर्चा हम लोग इस सेशन में कर रहे हैं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किस खाने को या किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन, जैसे कि गेहूं। देखिए हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एनर्जी गिवर होते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदायक। और हमारे शरीर में 65 से लेकर 70% जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज के एक अणु से अगर हम लोग देखें, एक ग्लूकोज के अणु से कितना, 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये डाटा पता होना चाहिए। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, आप सभी जानते हो कि प्रोटीन का मुख्य काम क्या होगा? तो प्रोटीन का मुख्य काम होता है मांसपेशियों का निर्माण करना। दोस्तों क्या होगा? मांसपेशियों का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ मसल। अब मसल फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखें तो जो बॉडी बिल्डिंग होता है वहां पर मसल्स फॉर्मेशन ही तो होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारे लिए हो जाएगा प्रोटीन रिच फूड सच एज पीज, यानी कि जो मटर होते हैं वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इन्हीं को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर विटामिन से भरपूर, तो विटामिन हमारे अंदर किन चीजों को शो करते हैं? जितनी भी उपापचय प्रक्रियाएं होती है उन्हें करवाने में ये मदद करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को करवाने में ये मदद करते हैं, जैसे कि सेब। और वसा से भरपूर, तो वसा जो होगी एडिपोज टिश्यू में हमारे अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना कौन सा ऐसा टिश्यू है जो वसा की एक्स्ट्रा मात्रा को अपने अंदर स्टोर करता है? तो एडिपोज टिश्यू, यानी कि वशियोतक। तो आप सभी को बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रोटीन शरीर की मरम्मत करवाते हैं और मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन किसके बने होते हैं, किससे निर्मित होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है अमीनो अम्ल के। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे अंदर प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। यानी प्रोटीन की फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाएगा? तो प्रोटीन की फंक्शनल यूनिट अमीनो एसिड को कहा जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों के घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसका नाम आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर पूछा गया है कि which the body absorb nutrient in the form of solution from dead and decaying substance। तो डिकेइंग और डेड सब्सटेंस से जो फूड मटेरियल अपना लेते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? देखिए अगर हम पौधों में देखें तो कई प्रकार के नेचर के पौधे होते हैं। आपने कीटों को खाने वाले पौधों का नाम जरूर सुना होगा। इन पौधों को कीटभक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। कीटों को खाने वाले पौधे, जैसे आप लोगों का यहाँ पर पहला ऑप्शन देके रखा है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो आपने कलश पादप का नाम जरूर सुना होगा, नेपेंथिस, कलश पादप या नेपेंथिस भी इसको हम लोग कहते हैं, कलश पादप या फिर इसे हम लोग नेपेंथिस कहेंगे। इसमें एक नाम आ जाता है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा आपको याद रखना है। ड्रोसेरा के बाद में यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया एक जलीय कीटभक्षी पौधा होता है। ये सारे नाम अपने नोट्स में जल्दी से लिखते चले मेरे साथ। तो कलश पादप, इसे हम नेपेंथिस के नाम से भी जानते हैं, नेपेंथिस के नाम से भी जानते हैं। और ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, उसके बाद यहां पर आ जाता है सनड्यू। सनड्यू, ये दोनों एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट माने जाते हैं, यूट्रिकुलेरिया और सनड्यू। यूट्रिकुलेरिया जल के अंदर पाया जाने वाला कीटभक्षी पौधा माना जाता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने देखा ये कीटों को खाते हैं। अब कीटों को क्यों खाते हैं तो ध्यान से समझना, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनके अंदर भोजन निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है।
परंतु कीटों को खाने के पीछे एक प्रमुख वजह होती है नाइट्रोजन की आपूर्ति करना, या नाइट्रोजन का जो भी कमी हुआ है वहां उसको फुलफिल करना। तो किस वजह से ये कीटों को खाते हैं, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, भोजन हेतु नहीं बल्कि नाइट्रोजन की पूर्ति करने हेतु। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने हेतु ये कीटों को खाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं विषमपोषी जीव की, यानी कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी पौधा या फिर जीव दूसरे किसी अन्य पौधे पर डिपेंड करेगा, या तो वो आधे आंशिक रूप से या फिर वो पूर्ण तरीके से भी डिपेंड रह सकता है। स्वपोषी का मतलब है ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हरे पौधे को हम लोग शामिल करते हैं, क्योंकि हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अंत में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है मृतोपजीवी पोषण, यानी कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होगा, जैसे कि आप यहाँ पर कवक का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, जितने भी फंगस होते हैं, फंगस या फिर जितने भी कवक होते हैं, इन कवकों में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा। और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या है कि ये जीव डिकेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर रहकर अपना जीवन यापन करना एक मृतोपजीविता का उदाहरण माना जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, सहजीविता, सहजीविता या फिर सिम्बायोटिज्म किसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी दो जीव या पौधे एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं या जीवन को चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं, और ये एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को पता होना चाहिए, लाइकेन, लाइकेन हो गया, और एक हो गया राइजोबियम। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं राइजोबियम और लाइकेन। लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में यहां से जरूर आया होगा, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझाई जाए, जिसका फायदा आपको एग्जाम में 100% मिलना है, ये हम आपको दावा करते हैं। सही जवाब यहां पर, क्योंकि मृत और सड़ने वाले पौधे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि मृतोपजीवी पोषण। और इस क्वेश्चन से कीट भक्षी भी आ सकता है, जो आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आरआरबी जेई, देखिए जेई वगैरह सभी, जेई टेक्नीशियन, एएलपी और आरपीए एसआई के जो एग्जाम शेड्यूल है वो फिक्स हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से जबरदस्त अपनी तैयारी कर लेना है। किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं वो पीवाई की क्वेश्चन टाइप ही मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए 2019 में आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन पेपर है। यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन निम्न तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि इनएक्टिवेटेड एट लो टेम्परेचर। क्या प्रोटीन निम्न तापमान पर इनएक्टिवेटेड या काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है कि प्रोटीन पीएच में परिवर्तित होने पर विकृत हो जाते हैं, यानी कि डीनेचर्ड होंगे कब, व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएच वैल्यू, जब H+ या OH- की सांद्रता में कोई बदलाव आता है तो क्या प्रोटीन की एक्टिविटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटीन आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट, यानी कि प्रोटीन तापमान से प्रभावित बिल्कुल नहीं होते। और फोर्थ ऑप्शन देके रखा, प्रोटीन उच्च तापमान पर विकृत हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उसमें प्रोटीन के ही बारे में आप लोगों से पूछा गया है। प्रोटीन मैं आपको कहूंगा ये अमीनो एसिड से बनी एक बड़ी इकाई होती है। इनकी छोटी इकाई को हम अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं, यानी अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। अब आपको मैं बता दूं कि इस प्रोटीन में आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी प्रोटीन आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर का प्रोटीन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझना है, एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहां केवल 4 ऑप्शन देख लेने से ही आपका एग्जाम बन जाएगा, ये मैं यकीन कीजिएगा आप इस बात पर। तो अमीनो एसिड कौन बनाता है, अमीनो एसिड से कौन बने होते, तो प्रोटीन बने होते। प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो प्रोटीन की खोज बर्जिलियस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, बर्जिलियस के द्वारा। और प्रोटीन क्या करते, तो आज की शिफ्ट में हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बनाने का काम करते हैं, शरीर की मरम्मत करवाते हैं,
ध्यान रखना है। चलिए इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डियर यहां से आ सकता है। सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन, एक डायग्राम यहां पर दे के रखा है ना, ट्रांसपिरेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है। वायुमंडलीय दाब, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के लिए होती है, आपको बताना है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। किस तरीके से? आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है और हाल फिलहाल एग्जाम में आया हुआ है, 2022 का ये प्रश्न है। चलिए तो वाष्पोत्सर्जन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये होता क्या है पहले समझ लीजिए। आपको एक डायग्राम यहां पर दिखाई दे रहा है जिसमें एक छोटा सा पौधा यहां पर देखने को मिल रहा है, और इस पौधे से जो पत्तियां है वहां पर जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं छोटे छोटे, वहां से आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट उड़ते हुए दिखाई दे रही है, यहां पर ये बताया गया है। तो जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो आपने देखा होगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जब पौधा जाइलम के थ्रू अपने अंदर पानी को लेता है, तो जब इस पानी का उपयोग करने के बाद जो अमाउंट पानी का बचता है उसे यह पत्तियों के द्वारा एक्स्ट्रा वाटर वेपर के रूप में क्या कर देता है? बाहर कर देता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि क्या वायुमंडलीय दाब का वाष्पोत्सर्जन की दर पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के, यानी कि आरओटी। आरओटी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर। जैसे इसका मतलब ये होगा कि अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पत्तियों द्वारा जो बूंदों के रूप में पानी निकल रहा था, वेपर के रूप में पानी निकल रहा था, उसमें कमी आ जाती है। इसका आप सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि अगर वायुमंडलीय दबाव का मान कम है तो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दोस्तों ये इसलिए होता है कि अगर वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है तो वायुमंडल का जो दबाव है वो स्टोमेटा के ऊपर थोड़ा कम रहेगा और वहां से अधिक मात्रा में जो पानी है वो बाहर आएगा। तो आपको इसका रिलेशन समझ में आ गया कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानी जाएगी। तो दोस्तों समझ में आप लोगों को आ रहा है। अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा ज्यादा है तो भी वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आ जाती है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल को नमी की आवश्यकता थोड़ी कम होती है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में यहां पर जरूर आ रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाने वाला है। ये व्युत्क्रमानुपाती होते तो बिल्कुल मैंने आपको बताया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने जाएंगे, और मैंने आप लोगों को ये बात यहां पर लिखी है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर कहूंगा कि ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मापी जाती है, तो गेनांग पोटोमीटर। गेनांग पोटोमीटर मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लें। गेनांग पोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको यहां पर एक छोटा सा पौधा देके रखा है, आपको देखना है ये क्या क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। इनमें से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? देखिए आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन है और 2022 एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको यहां से एक बात समझ लेना है कि जितने भी औषधि पौधे हैं, यानी जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे तुलसी, तो तुलसी का उपयोग हम लोग किन किन बीमारियों में करते हैं? सर्पगंधा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। इसके अलावा और भी कई, अर्जुन का पौधा होता है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, रजनीगंधा का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, यहाँ आलूकम, नवमल्लिका, ऐसे ढेर सारे प्लांट होते हैं जिनका यूज हम लोगों को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऐसा कौन सा पौधा यहाँ पर देके रखा है जिसका उपयोग हम रक्तचाप में सबसे अधिक अच्छी औषधि के लिए करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लांट का नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा जो यहां पर ऑप्शन में आप लोगों को पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, सर्पगंधा। दोस्तों इसका यूज क्या होता है? इसका यूज हम कई प्रकार की बीमारियों में करते हैं, जैसे अगर अनिद्रा रोग हो, नींद की कमी हो, या फिर अपच की स्थिति हो, या फिर रक्त दबाव से संबंधित या रक्तचाप से संबंधित, हार्ट की कोई समस्या हो या रक्तचाप से संबंधित कोई समस्या हो, तो आपको ये भी लिखना है। हृदय संबंधी रोग हो तो हृदय संबंधित रोगों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो
इसी से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को यहां से मिलते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। जैसे मस्तिष्क की जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे मस्तिष्क को तनाव मुक्त करना, तो आप लोगों ने कई प्रकार के एड देखे होंगे। ये जो स्मोकिंग या फिर जो जो ये गुटके पाउच होते हैं उनके लिए आपने रजनीगंधा का एड जरूर देखा होगा कि ये रजनीगंधा युक्त है। आपको पता है कि रजनीगंधा एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट माना जाता है जो हमारी ब्रेन की सेल को कुछ हद तक आराम देता है। मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा हूं कि आपको किसी प्रकार का कोई गुटखा खाना है, केवल आप ये देखिए क्योंकि उसमें होता भी है नहीं भी होता है हम लोग नहीं जानते, पर हमें इसी प्रकार की चीजों का सेवन बिल्कुल या कतई नहीं करना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ मेडिसिनल इनके यूजेस बता रहा हूं। रजनीगंधा अगर हम लोग बात करते तो मानसिक तनाव को काफी हद तक कम करने के लिए माना जाता है ना। मानसिक तनाव को कई लोग ये भी कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर उन्हें टेंशन होता है तो वो फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर वो गुटखा पाउच वगैरह खाते हैं। तो क्या इसका संबंध इससे है दोस्तों? तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है और ऐसे से टेंशन बढ़ता है ना कि टेंशन कम होता है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की चीजों को आप लोगों को सेवन नहीं करना है, इन्हें अवॉइड करना है। चलिए रजनीगंधा को हम लोगों ने देख लिया। मानसिक तनाव, आज ही आपको इस सेशन के बाद में एक टॉपिक अपने नोट्स में लिखना है कि ऐसे कुछ मेडिसिनल प्लांट हो गए, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और इससे संबंधित क्वेश्चन इस बार एग्जाम में जरूर बनेगा, ये मैं दावा कर सकता हूं। तो आपको किसी भी अन्य पौधे का जो नाम है वो यहां से पढ़ लेना है। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सर्पगंधा, जो अनिद्रा, अपच, रक्तचाप, हृदय संबंधी रोगों का उपचार हेतु काफी उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन 22 में। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हो गया है? देखिए सिम्टोम बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चन ही एग्जाम में आए हैं, ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए अगर एचआईवी एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और ये क्या करता है, ये एड्स को फैलाता है। आपको पता है कि जब एड्स रोग हो जाता है तो इसकी एक जांच होती है जिसे हम लोग कहते हैं एलिसा नामक जांच। ये एक टेस्ट होता है। आप मुझे बताओ कि इस टेस्ट में या फिर जो एचआईवी से कोई व्यक्ति ग्रसित हो गया है तो कैसे पता चलेगा कि यह संक्रमण 1 वर्ष पहले हो चुका है? कई प्रकार के कारण इसके माने जाते हैं। एक यौन संक्रमित रोग भी ये माना जाता है। दूसरी चीज की अगर पुरानी सुइयां, पुरानी निडल का उपयोग बार बार किया जा रहा है, पुरानी ब्लेड का उपयोग बार बार किया जा रहा है, तो उनसे भी एचआईवी जो रोग वायरस होता है वो बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। इससे हमारी बॉडी का इम्यून पावर काफी हद तक गिर जाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों आपको यहां से बताना है, क्या निरंतर बुखार 1 महीने से अधिक है ना, यहां पर आपको बताना है कि क्या अगर निरंतर लगातार उसको बुखार आ रहा है 1 महीने से अधिक तो क्या इसका सिम्टोम है? रक्त कणिकाओं की संख्या में कमी होना, क्या इसका सिम्टोम है? रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी का बनना और वजन में कमी या थकान द्वारा। देखिए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इस बात को लेकर सेशन को थोड़ा सा लाइक कीजिए। अपने जितने भी मित्र मंडली है ना, उस मित्र मंडली में इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। दोस्तों तो आपको पता है कि अगर एचआईवी वायरस गया तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि हमारी कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है? तो एंटीबॉडी जो हमारे एंटीजन होते हैं उसका ये विरोधी गुण वाली प्रोटीन होती है, एक प्रकार की प्रोटीन मानी जाती है एंटीबॉडी। ध्यान रखना है एंटीबॉडी। तो अगर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, क्योंकि वायरस के प्रति तो एंटीबॉडी ही लड़ेगी। हम जो वैक्सीन यूज करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसके अंदर उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी ही तो होती है जो हमें रोग से रक्षा करने हेतु मदद करती है। और दुनिया की पहली जो वैक्सीन थी वो थी चेचक का टीका, जो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। चेचक जिसका नाम आप स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, बड़ी माता। दोस्तों ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे ब्लड में एंटी एचआईवी प्रोटीन बना है, एंटीबॉडी बना है, तो यही सिम्टोम है कि जो व्यक्ति है वो एचआईवी से संक्रमित हो चुका है। क्योंकि हमारे ब्लड में एंटी एचआईवी प्रोटीन तभी निर्मित हुई होगी जब एचआईवी का अटैक हो चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एचआईवी या एड्स वायरस से होने वाला रोग है। यौन संक्रमित या पुरानी सुइयों को बार बार इस्तेमाल करने से भी ये रोग फैल सकता है। कई प्रकार के इसके कारण माने जाते हैं। तो दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी।
तो काफी अच्छा सेशन है, आप लोगों को समझ में ये जरूर आ रहा होगा। चलिए अगले सेशन पर हम लोग मूव करते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया है कि टिटेनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किसी विष उत्पादक के कारण होती है। टिटेनस द सीरियस डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम कॉज्ड विच टॉक्सिन प्रोड्यूसर, आपको बताना है। टिटेनस का नाम सभी ने सुना होगा। सबसे पहला मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि जो टिटेनस होता है ये टिटेनस कैसे होता है, तो आपका जवाब होगा सर टिटेनस एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि एक जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से। चलिए मैं इसका नाम भी आप लोगों को बता देता हूं कौन से बैक्टीरिया से ये होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया। ये कहां पाया जाता है तो मैं आपको बता दूं, ये उन धातुओं पर पाया जाता है जिनमें जंग लग चुका या पुरानी अगर लंबे समय तक कोई धातु पड़ी हुई है या रस्टिंग मेटेलिक कोई कंपाउंड है या कोई रोड है, जैसे जंग लगी धातु, जंग लगा बर्तन, अगर इससे कहीं चोट लग जाती है धातुओं के बर्तन से तो वही जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, हमारे नर्व सिस्टम को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं दोस्तों, इसका जो अंतिम चरण भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो अपकमिंग एग्जाम में अब इसका ये क्वेश्चन बनेगा कि टिटेनस का अंतिम चरण क्या होता है, तो टिटेनस का अंतिम चरण होता है लॉग जो। जबड़ा इसमें लॉग हो जाता है, यह हमारे जो गले के आसपास की तंत्रिकाएं और जो जबड़े की तंत्रिकाएं उसको सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है, यही इसके सिम्टोम है टिटेनस के। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो लॉग जो नाम की बीमारी है ये क्या आ जाएगा, तो जो लॉग जो है ये लॉग जो क्या आ जाएगा, तो लॉग जो इसका अंतिम चरण माना जाता है, जबड़ा इसके अंदर क्या हो जाता है, लॉग हो जाता है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बैक्टीरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपको सारे बैक्टीरियल, वायरल, उसके बाद प्रोटोजोवा, जितने भी कृमि, हेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, कवक, सारे के रोग पता होना चाहिए ताकि कोई भी मौका आप एग्जाम को नंबर कटने का ना दे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लैक्टिक अम्ल एक है, आपको बताना है लैक्टिक अम्ल क्या है। देखो अभी तक आपने पढ़ा है कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान का अनुभव होता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में लैक्टिक एसिड का बना निर्माण करते रहती है। पर आज यहाँ पर पूछा गया कुछ यूनिक क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आया था 12 जनवरी 2021 की शिफ्ट में। क्या पूछा गया था कि लैक्टिक एसिड क्या है, क्या 2 कार्बन अणु होते हैं इसमें, 1 कार्बन अणु होते हैं, 4 कार्बन अणु होते हैं या 3 कार्बन अणु होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने केवल दही और ये पढ़ा, ये हमारे लिए इतना सफिशिएंट नहीं है। आज हमें लैक्टिक एसिड का फार्मूला भी पता होना चाहिए, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन इसमें पाए जाते हैं। तो सिंपल एक क्वेश्चन रहेगा कि जो लैक्टिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला जो एग्जाम में आएगा C3H6O3, यानी कि 3 कार्बन वाला अणु होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल इसको माना जाता है। C3H6O3 लैक्टिक एसिड का फार्मूला माना जाएगा। तो लैक्टिक एसिड के यूजेज जो काफी कॉमन यूजेज है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में 3/4/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है कि एसिड और उससे संबंधित पदार्थ में जो पाया जाता है उसका मिलान आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि कौन गलत है, यानी कि जो इनकरेक्ट मैच होगा, करेक्टली मैच नहीं होगा, नॉट करेक्टली मैच्ड, वो आपको बताना है। तो किसी पदार्थों में जो पाए जाने वाले अम्ल है, वन लाइन फैक्ट यहाँ से बनते हैं, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से तरीका मिल रहा है कि आप लोगों को पढ़ना कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ से इस सेशन से जो चीजें सीखने को मिल रही है, एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल रहा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और हर एक पीवाई की क्वेश्चन को मैं टारगेट कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कि क्या इमली में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं। दही में लैक्टिक एसिड बिल्कुल सही होगा। सिरका यानी कि जो विनेगर, इस विनेगर में भी एसिडिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो पालक के अंदर या टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होगा, ये बिल्कुल सही है। पर आपको बताना है कि क्या इमली में एस्कार्बिक एसिड होगा। तो डियर स्टूडेंट, जो एस्कार्बिक एसिड होता है वो सभी खट्टे फलों में, या फिर आप यहाँ पर आंवला या विटामिन सी ले सकते हैं, आंवला और सभी प्रकार के खट्टे फल ले सकते हैं जहां पर एस्कार्बिक एसिड देखने को मिलता है। इमली में कौन सा एसिड होगा, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इमली, अंगूर और कच्चा आम, एग्जाम में हूबहू यही लाइन देखने को मिलेगी। एग्जाम में आ जाए इमली, अंगूर और कच्चा आम। इमली, अंगूर, कच्चा आम, इसमें क्या मिलेगा? तो इसमें टार्टरिक अम्ल ही आप लोगों को देखने को मिलता है। अब मुझे आप जवाब दीजिएगा कि टार्टरिक अम्ल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। अभी आपने लैक्टिक एसिड पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में कि 3 कार्बन होते हैं, C3H6O3 इसका फार्मूला है। आप मुझे बताइएगा कि टार्टरिक एसिड में और ऑक्सैलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आपको तुरंत देना है मुझे इनका जवाब, और इनका फॉर्मूला क्या है ये भी मुझे बताना है। अच्छे बच्चों की तरह पेश आना है, और जितना हम यहां से बोल रहे हैं उतना आप लोगों को काम भी करना है। चलिए, सही जवाब इसका हो जाएगा कि जो सुमेलित नहीं है, मैच नहीं, वो है एस्कार्बिक एसिड, इमली। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आरआरबी जेई 28/5/2019 आफ्टरनून शिफ्ट का ये प्रश्न है। शिफ्ट आप जाकर मैच बिल्कुल कर सकते हैं, सारे के सारे पीवाई की क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? देखिए, एक इंडिकेटर को लेकर एक क्वेश्चन है। बहुत सारे सूचक होते हैं जो एसिड और बेस में हम लोग पढ़ते हैं। ये अम्ल और क्षार के चैप्टर से आया हुआ एक प्रश्न है, और अगर आपको इनका डिटेल नोट चाहिए तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी गई है केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू की। 100 क्वेश्चन मैंने एक चैप्टर से करवाए, आप देख लीजिए। रेलवे का किसी भी प्रकार का एग्जाम आप लोगों का नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ही इसी लेवल के मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिले। चलिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर ये माना जाता है, कृत्रिम सूचक। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है आपको बताना है। तो मुझे बताओ, क्या मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला? देखिए, यहां पर अम्लीय माध्यम में यानी कि जो एसिडिक होगा, रेड इन एसिडिक मीडियम, येलो इन अल्कलाइन मीडियम। अम्लीय माध्यम में रंगहीन। देखिए, यहां पर मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूं कि अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट लगाते हैं तो अम्ल के अंदर आप लोगों को याद रखना है मिथाइल ऑरेंज क्या देगा। तो अम्ल के अंदर ये रेड कलर देते हैं, यानी कि अम्ल में जो इनका इंडिकेशन होता है वो होता है रेड। क्या होगा? रेड यानी कि लाल। और जो बेस होता है, क्षार होता है, वहां पर ये देते हैं कौन सा कलर? पीला कलर। क्या देंगे? पीला कलर। इंडिकेटर के कलर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अम्ल में लाल ढूंढ लीजिए, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन हमारे इसके लिए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा फिनोफ्थलीन का, फिनोफ्थलीन का। तो फिनोफ्थलीन मुझे बताइए, इसका टेस्ट लगाइए। तो एसिड में ये किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं देता, यानी कि आप लिखोगे नो चेंज, एसिड में कोई चेंजेस नहीं। पर बेस में फिनोफ्थलीन हो जाता है पिंक, यानी कि गुलाबी, गुलाबी। इसी प्रकार जितने भी जो नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे कि हल्दी हो गया, लौंग हो गया, प्याज हो गया, वेनिला प्लांट हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ये सारे के सारे आप लोगों को पढ़ना है। और ये कहां से पढ़ना है? कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां जाने के बाद आपको केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन को टारगेट कर लीजिए। केवल और केवल 35-35 मिनट के आप लोगों के क्लासेस है, यकीन मानिएगा पूरा चैप्टर आप लोगों का क्लियर रहेगा। नया क्वेश्चन दिखेगा नहीं, हूबहू क्वेश्चन वहां से कॉपी होने वाले इस बार एग्जाम में। चलिए, सही जवाब हमारा हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा बेसिक लेवल पर अगर बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो हमको जरूर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप लोगों को यहाँ पर ब्रोस्टन-लॉरी थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी भी पता होनी चाहिए। तो थोड़ा बेसिक अपना क्लियर रखे तो आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। रिवीजन बहुत अच्छे से आप लोगों का यहाँ पर हो रहा है। चलिए, तो वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? दान करता है। तो मैं आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हीनियस। तो आर्हीनियस ने क्या किया था कि जो एसिड और बेस होते हैं, इनके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे, एसिड और बेस के रिगार्डिंग इन्होंने कहा था जो H+ देगा वो एसिड होगा, जो OH- देगा वो बेस होगा। फिर आ गए ब्रोस्टन-लॉरी। तो ब्रोस्टन-लॉरी ने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना है आप लोगों को, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो प्रोटॉन दान करेगा, जो प्रोटॉन दान करेगा, जो दान करेगा वो एसिड, और प्रोटॉन जो ग्रहण करेगा, ग्राही होगा, वो बेस। वही अगर मैं बात करता हूं लुईस एसिड लुईस बेस की, तो लुईस एसिड लुईस बेस क्या होगा? तो लुईस ने एसिड के बारे में ये कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर को
इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर को क्या करते हैं ये, तो इलेक्ट्रॉन के ये लॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ये ग्रहण करते हैं। और बेस जो होंगे, बेस होंगे, ये बेस क्या करेंगे, लॉन पेयर को ये क्या करेंगे, दान करेंगे। तो यहां पर लॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का एक युग्म दान करने का बोला है। तो दान करता है तो वो कौन होगा, जो दान करता है वो होगा बेस, यानी कि एल्कलाई बोल सकते हो, क्षार बोल सकते हो, लुईस क्षार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लुईस बेस, इसको हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मैंने तीनों एसिड और बेस से आने वाली जो थ्योरी है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी, आप इसे यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एलपी टायर फर्स्ट में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, 13/8/2018 को आफ्टरनून शिफ्ट में एलपी असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट का जली विलयन क्या होगा, इक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दोस्तों कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसे अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु मिला दे तो ये बन जाता है नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल या नीला कशिश इसे हम लोग बोल सकते हैं, नीला थोथा ये बन जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉपर सल्फेट या CuSO4 का जली विलयन होता है, ये जली विलयन क्या देता है, तो ध्यान रखना है ये H+ डोनेट करवाता है। क्या डोनेट करवाता है, H+ डोनेट। और जो H+ डोनेट करते हैं वो नेचर में क्या होंगे, एसिड होंगे, क्या होंगे, अम्ल होंगे। तो आप मुझे बताओ कि लिटमस को प्रभावित नहीं करता, अब एसिड है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जवाब दीजिए। कॉपर सल्फेट का नेचर होगा एसिडिक, और एसिडिक इसलिए क्योंकि ये जल में घुलने के बाद इक्वस सॉल्यूशन इसका H+ आयन देगा। और ध्यान रखिएगा कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को यानी कि ब्लू लिटमस को टर्न करेंगे, किसमें, रेड में, नीले को लाल में टर्न करेंगे। तो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, लाल को नीले में नहीं करेंगे, नीले को लाल में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर जो होगा टर्न होगा रेड में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 14 क्वेश्चन, पीएच मान में 7 से 14 में की गई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। एलपी क्वेश्चन में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है एग्जाम फर्स्ट में, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि पीएच वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो H+ की आयन की सांद्रता होती है, इसका मतलब होगा कि 7 से हम लोग 0 की तरफ जाएंगे, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो H+ की मात्रा बढ़ेगी। अगर हम लोग बात करते हैं जहां H+ और OH दोनों बराबर होगा, इसका मतलब होगा कि उसका पीएच वैल्यू होगा 7। और जब OH- की सांद्रता बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ये 7 से कहां जा रहा है, 14 की ओर। ये एसिड होने का प्रमाण है, प्रबल एसिड होने का प्रमाण है। ये न्यूट्रल यानी कि इसे हम लोग उदासीन कहेंगे, उदासीन होने का प्रमाण है। और ये बेस होने का प्रमाण है, यानी कि क्षार होने का प्रमाण है। आपको ध्यान रखना है। तो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी क्योंकि 7 से 14 तक हम लोग जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेसिक है। अगर आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हर एक चैप्टर के, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको इजी ही लगेंगे। और अगर आपने केवल रटा है चीजों को, तो फिर कुछ चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होना है एग्जाम्स में, जो थोड़ा समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन यहां पर दिया है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन थे, आपको बताना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने एक तो छोटी जी पढ़ा होगा, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान हमारी अर्थ पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और बड़ी जी क्या होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहेंगे डियर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम कैपिटल F भी बोलते हैं। इस कैपिटल G का वैल्यू होता है Fr² इंटू m2। ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यहां से हम लोगों ने यूनिट निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से है, तो आपको ये अपने नोट्स में इन्वॉल्व करना है दोस्तों। अभी आपसे ये पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में, अब ये भी पूछा जा सकता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसने दिया था, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। केपलर ने क्या दिया, केपलर ने, आपको ध्यान रखना है, केपलर ने ग्रहों के गति नियम दिए थे। ग्रह किस प्रकार गति करते हैं, तो ये इन्होंने दिए थे। और कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई,
तो सौर मंडल की जो खोज है वह कॉपरनिकस के द्वारा की गई है। गैलीलियो आपको बताना है, गैलीलियो गैली से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को मुझे बता देना है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि। देखिए मास और वेट दोनों अलग अलग चीज है और यहाँ इनके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसे हम लोग मास कहेंगे, भार होता है किसी चीज का वेट होता है। इसे इसका ऐसा यूनिट हो जाता है केजी और इसका ऐसा यूनिट हो जाता है न्यूटन। न्यूटन भार का भी ऐसा मात्रक न्यूटन माना जाता है। आपको पता है कि जो भार होता है W इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है mg, है ना। W यानी वेट, किसी के वस्तु का वेट कैसे निकालते हैं, तो उसके द्रव्यमान में उसके गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करके हम लोग उसका वेट मेजर करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये कहानी है। तो मुझे बताओ कि ये क्या है। तो अगर मैं देखूं तो जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे मोल में हम लोग मेजर करते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम लोग कहते हैं इसका द्रव्यमान, और किसी वस्तु पर पड़ने वाले गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव को हम उसका भार कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन होता ही नहीं है। विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में वृद्धि होती है। भार में वृद्धि होती है, सही हो सकता है वैसे, यहां पर दिया है। पर आपसे पूछा गया कि भार से भिन्न क्यों होगा, ये बताना है। पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ सी भी हल्का फुल्का मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर आपको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, द्रव्यमान और उसके अपने भार से भिन्न क्यों होता है, उसका रीजन यहाँ पर बताना था। क्या पूछा जाए ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए सही जवाब हो जाएगा पदार्थ की मात्रा का माप द्रव्यमान होगा, भार एक बल है जो पृथ्वी द्वारा लगता है किसी वस्तु के ऊपर। ऑप्शन नंबर 4। 17 प्रश्न आप सभी के सामने। किसी पिंड का भार क्या होगा, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो दोस्तों आप सभी ध्यान रखना है कि जो विषुवत रेखा होती है, लाइन ऑफ इक्वेटर होता है अर्थ का, इक्वेटर लाइन ऑफ इक्वेटर होता है, ये हमारे दो पोल है। तो इन पोलों पर, ध्रुवों पर जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। तो यहाँ जो वेट होगा वो भी क्या होगा, अधिकतम होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों जगहों पर आपको ध्यान रखना, दोनों पोल्स पर भार का मान अधिकतम होगा। सही जवाब हो जाने वाला इसका हमारा क्या होगा कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम एट द पोल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। देखिए मैंने कहा ना, एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, और ये सभी पीवाई के क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ भ्रमित ना हो कि सर यहाँ पर एग्जाम्स का नेम नहीं लिखा है, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है हमारे पास में, तो इस वजह से हम नहीं लिख पाते। पर आपको सारे पीवाई के क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ा रहे हैं। और एग्जाम्स आप देख लीजिएगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एलपी और जेई और टेक्नीशियन, सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। देखिए पिंड को पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाया गया, मैंने कहा द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता पर भार बदलता रहता है। अगर पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर हम ले गए तो वहां व्यक्ति का भार जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। द्रव्यमान भिन्न होगा, भार वही रहेगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन इतने बड़े हैं कि यहाँ हमारा डी वाला ऑप्शन जो है छूट गया। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 19 क्वेश्चन है और एक डायग्राम सैटेलाइट का दिया है। चलिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। पूछा गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसे हम लोग कहते हैं भूतुल्यकाली उपग्रह। अच्छा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ब्लरिंग हो रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूं सबसे पहले। चलिए अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। आप लोगों के सामने क्वेश्चन देके रखा है, भू स्थिर या भूतुल्यकाली उपग्रह, जिसे हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, कि घूर्णन का आवर्तकाल क्या होगा, यानी पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ के आसपास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहे हैं। इनकी जो घूमने की दिशा होती है क्या होती है, पश्चिम से पूर्व।
पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते क्या है। देखिए इन्हें हम लोग हमारी पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर इनको हम क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, सेटल करते हैं। और ये एक संचार उपग्रह माने जाते हैं। जितना भी कम्युनिकेशन होता है, संचार प्रणाली जो हमारी चल रही है, वो इन्हीं से चल रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मैं आपको बता दूं कि हमारी अर्थ के अंदर भी दो टाइप की मूवमेंट है, एक होता है रोटेशन और एक होता है इवोल्यूशन रिवोल्यूशन। तो रोटेशन यानी कि जब हमारी अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मूवमेंट करती है, खुद के अक्ष पर एक चक्कर लगाती है अपना, जिसका जो घूर्णन काल होता है वो होता है 24 घंटे। 24 घंटे हमारा घूर्णन काल है। और इसी 24 घंटे के दौरान जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो 36,000 की डिस्टेंस पर है, ये अर्थ का एक चक्कर लगा लेते हैं। अर्थ का एक चक्कर लगा लेते हैं यानी कि जो हमारे अर्थ का घूर्णन काल है उसी के बराबर इनका रिवोल्यूशन टाइम है। रिवोल्यूशन मतलब किसी के अराउंड घूमना, परिक्रमण। जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है 365 दिन में, तो वो हमने देखा कि जब कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह के आसपास घूमे तो उसे हम लोग उसका क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे उसका रिवोल्यूशन टाइम। तो ये बताइए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का घूर्णन काल यानी कि जो रोटेशन टाइम है वो कितना होता है, तो 24 घंटे के बराबर ही होगा डियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगर कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है तो उसे हमारी अर्थ का केवल एक ही हिस्सा नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये भी क्या करता है, घूमता रहता है। अर्थ के साथ साथ ये कंटिन्यूसली घूमता रहता है। तो अर्थ इस पर बैठकर अर्थ का केवल एक ही हिस्सा देखा जा सकता है। 24 घंटे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न जो आप सभी के लिए HW होने वाला है, होमवर्क होने वाला है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षा की आकृति क्या होगी। देखिए केपलर के अनुसार बताना है कि जो ग्रह गति करते हैं कक्षाओं में, ऑर्बिट में सूर्य के आसपास, उनकी आकृति कैसी होगी आपको बताना है। तो ये आपसे यहाँ पर दिया गया है हाइपरबोलिक यानी कि अति परवलयिक, परवलयिक यानी पैराबोलिक, यहाँ पर इलिप्टिकल देके रखा है दीर्घवृत्तीय, और सर्कुलर आप लोगों को देके रखा है वृत्तीय। तो दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन देके रखे। केपलर के अनुसार ग्रहों की गति की कक्षाएं क्या होती है आपको बताना है। अगर आपने इसके पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ऊपर एक नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप क्लिक करके इसके पुराने पार्ट सभी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों काफी मेहनत लग रही है, आप सभी को पता है, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। आप सेशन को शेयर बहुत कम लोग करते हैं, आप लोग सभी मानते हैं इस बात को कि सेशन को शेयर करना आप लोगों के लिए जरूरी है। सेशन को लाइक भी किया करें। आप जितने लोग देखते हैं लाइक बटन जरूर प्रेस करें, हमें वहां से एक मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो और भी अच्छा शानदार बनाने की हम कोशिश करते हैं आपके लिए, और सभी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के प्रैक्टिस सेट 16 में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। पढ़ाई करते रहिए, थकिएगा नहीं, थकान नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।